श्रीनगर के जंगलों में 3 आतंकवादी मार दिए गए। एक का नाम सुलेमान शाह उर्फ मूसा फौजी बताया गया। बर्बर पहलगांव आतंकी हमले का मास्टरमाइंड। आज के शो में इस पर बात करेंगे, बताएंगे कि सेना ने कैसे ऑपरेशन महादेव को अंजाम दिया, क्या खुफिया जानकारियां हाथ लगी थीं और करीब 1 महीने पहले कैसे इस इनकाउंटर की कहानी लिखी गई थी। मूसा की कुंडली के बारे में भी बताएंगे और ये भी कि सेना आगे क्या करने वाली है। शो में जिक्र संसद की कार्यवाही का भी होगा, जहां आज ऑपरेशन सिंदूर पर विस्तार से चर्चा हुई। भारतीय जेट गिरने वाले सवाल पर सत्ता पक्ष ने क्या जवाब दिया, विपक्ष ने सरकार को बुज़दिल क्यों कहा और सुरक्षा चूक पर कौन से तीखे सवाल पूछे, विस्तार से सब बताएंगे। जानेंगे बिहार एसआईआर के ड्राफ्ट पर सुप्रीम कोर्ट में क्या बड़ा हुआ है, रोक लगेगी या लिस्ट आकर रहेगी। जस्टिस यशवंत वर्मा से सुप्रीम कोर्ट ने क्यों पूछा, अब क्यों, और 2 दिन में दूसरी भगदड़ के पीछे क्या बंदरों का हाथ है। जानेंगे क्या कह रही है यूपी सरकार और यूपी का विपक्ष। नमस्ते, मेरा नाम है सरवत और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। Brought to you by Sensodyne K, Mrs. Bectors and Bajaj Freedom. SLS और पैराबेन गॉन तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइफ का करंट ऑन। जम्मू कश्मीर में 28 जुलाई को 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। श्रीनगर के लिडवास में भारतीय सेना की चिनार कोर ने बताया कि ऑपरेशन महादेव के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बताया कि दाची गांव से लगे घने जंगलों में आतंकियों के मूवमेंट का खुफिया इंटेल मिला था, जिसके बाद 24 राष्ट्रीय राइफल्स, 4 पैरा कमांडो और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये ऑपरेशन चलाया। सूत्र बताते हैं कि मारे गए आतंकियों में सुलेमान शाह उर्फ मूसा फौजी शामिल है, वही मूसा जिसे पहलगांव हमले का मास्टरमाइंड बताया गया था। हालांकि सेना ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना को जुलाई की शुरुआत में कुछ खुफिया इंटेल मिले थे। दाची गांव के जंगलों से खुफिया कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट किया गया था। आतंकी किसी तरह का कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे और यही चीज आर्मी ने पकड़ ली। इलाके के घुमंतू लोगों ने भी संदिग्ध गतिविधियों की पुष्टि की, जिसके बाद अगले 14 दिन तक लश्कर और जैश आतंकियों के एक ज्वाइंट ग्रुप को ट्रैक किया गया। भारतीय सेना की कई टीमें इलाके में भेजी गईं। 28 जुलाई की सुबह करीब 11:30 बजे 3 आतंकियों को स्पॉट किया गया। मुठभेड़ में तीनों मारे गए। इस पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे साथी पत्रकार। पहलगाम आतंकी हमले के दूसरे ही दिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने कुछ स्केचेस निकाले थे, जिसमें जो वांटेड हैं उस हमले में, जो सस्पेक्ट हैं, उनकी तस्वीरें थी और उसमें एक सुलेमान शाह एलियस या कोड नेम जिसका फौजी है, उसका भी फोटो था। फौजी इसको इसलिए कहते थे क्योंकि ये पाकिस्तान का जो सेना का एलीट स्पेशल सर्विसेज ग्रुप है उसका रिटायर्ड जवान था और लश्कर में रिक्रूटमेंट होने के बाद कमांडर बन के यहाँ आया था। पहलगाम हमले से पहले भी सुरक्षा एजेंसीज को इसकी तलाश थी, चाहे सोनमर्ग जो टनल कंस्ट्रक्शन एजेंसी के जो वर्कर्स हैं, या उस प्रोजेक्ट पर जो हमला हुआ था उसमें 7 लोग मारे गए थे। उससे पहले बटपथरी में भी अटैक हुआ, जम्मू में अटैक हुए और उस सब में इसको मुलविस पाया गया। लेकिन पहलगाम अटैक के बाद ये जो वांटेड लिस्ट है सिक्योरिटी फोर्सेस की, उसमें नंबर 1 पे आ गया। पिछले महीने की 17 तारीख से ताची गांव को सिविल मूवमेंट या सिविल एंट्री के लिए बंद कर दिया गया। सेना ने टेक ओवर किया और तभी यह अंदेशा लग गया कि शायद वहाँ पे कोई ऐसा पुख्ता इनपुट है जिसके बेसिस पे सेना ऑपरेशन कर रही है। और आज सुबह सवेरे खबर आई वहाँ इनकाउंटर की और फिर ये पता चला कि 3 जो लश्कर के आतंकी उनको ढेर कर दिया गया और उसमें कुछ आइडेंटिटीज़ भी बाहर आई और उसमें एक सुलेमान शाह का नाम भी आया। लेकिन अभी तक ऑफिशियली इसकी पुष्टि नहीं हुई है। जहां सेना का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला था, इस पे वो पोस्टपोन हुआ। पुलिस भी इस पे टाइट लिप्ड है, तो अभी ऑफिशियली इसको कंफर्म नहीं कर सकते। लेकिन हमारे सूत्र ज़रूर कह रहे हैं कि काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये सुलेमान शाही है। और इसके अलावा 2 और को मार गिराया गया है, उनकी आइडेंटिटीज़ भी पुलिस चेक कर रही है। Mrs. Bector's Cremica Non-Stop Light Jeera Bite Non-Stop Delight। अब मूसा की बात करते हैं। मूसा पाकिस्तानी फौज में कमांडो था।
पाकिस्तानी आर्मी के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप यानी कि SSG ने ही उसकी एंट्री लश्कर में करवाई थी। शुरुआती जांच में NIA ने कुछ पुराने आतंकी हमलों पर फोकस किया था और तब एक बेहद जरूरी जानकारी सामने आई थी। पता चला था कि पुराने हमलों की जांच के दौरान होम मिनिस्ट्री ने एक सीनियर BSF अधिकारी को फटकार लगाई थी, क्योंकि इन हमलों में मूसा की इन्वॉल्वमेंट बार बार सामने आ रही थी, लेकिन उसे ट्रेस नहीं किया जा सका था। ऐसे में मूसा की कुंडली बनाई गई। पता चला कि वो मॉडर्न वॉरफेयर में ट्रेंड है, लंबे वक्त तक जंगल में रह सकता है, लैंडमाइंस बिछा सकता है। पहलगाम हमले के बाद पीड़ितों को सबसे पहले मूसा की ही तस्वीर दिखाई गई थी। लोगों ने तुरंत उसे पहचान लिया था। ये तस्वीर लश्कर के एक और आतंकवादी जुनैद अहमद भट्ट के फोन से मिली थी, जिसे सुरक्षा बलों ने दिसंबर 2024 में एक ऑपरेशन में मार गिराया था। जुनैद के फोन से और भी आतंकवादियों की तस्वीरें मिली थीं। समय बीता तो मूसा पर कुछ और जानकारियां सामने आईं। मसलन वो घाटी में सिर्फ और सिर्फ गैर कश्मीरियों को निशाना बनाने आया था। दिसंबर 2024 में श्रीनगर सोनमर्ग हाईवे पर जेड मोड़ सुरंग आतंकी हमले का मास्टरमाइंड भी वही था। उसे घाटी में मौजूद करीब 14 ओवरग्राउंड वर्कर्स यानी कि OGWs के संपर्क में रखा गया था। OGWs आतंकी नेटवर्क का हिस्सा होते हैं जो पाकिस्तान से आए आतंकवादियों को तरह तरह का सपोर्ट देते हैं। इन्हीं की मदद से मूसा सहित बाकी आतंकी सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देते रहे। इस पूरे नेटवर्क को चलाने में पाकिस्तानी आर्मी और वहां की खुफिया एजेंसी ISI एक्टिव रोल निभाती है। जब से सब जानकारियां आईं तो जांच एजेंसियों ने जांच का दायरा बढ़ाया। मसलन 2800 से ज़्यादा संदिग्ध से पूछताछ हुई, जिनमें जमाते इस्लामी और हुर्रियत के अलग अलग खित्तों से जुड़े संदिग्ध भी शामिल थे। NIA ने दिल्ली से ASI मोतीराम जाट को गिरफ्तार किया। मोतीराम जाट पहलगांव में CRPF की टुकड़ी के साथ तैनात था। हमले के 5 दिन पहले ही उसका ट्रांसफर दिल्ली हुआ था। मोतीराम जाट पर पाकिस्तानी एजेंट्स के साथ पैसे के बदले संवेदनशील जानकारी साझा करने के आरोप लगे। ये एजेंट खुद को टीवी पत्रकार के तौर पर पेश कर रहे थे। मोतीराम जाट की गिरफ्तारी के बाद NIA ने जून के शुरुआती 15 दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में रेड मारी, कई गिरफ्तारियों को अंजाम दिया। 23 जून को NIA के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी। 2 स्थानीय गिरफ्तार किए गए, परवेज अहमद जोठार और बशीर अहमद जोठार। जानकारी आई कि मूसा सहित पहलगांव के बाकी आतंकवादी इनके घर गए थे, खाना खाया था। पूछताछ के दौरान परवेज और बशीर ने यह भी बात स्वीकारी और ये भी बताया कि इन्हीं आतंकवादियों ने हमले को अंजाम दिया था। ये पाकिस्तान के हैं और लश्कर तैयबा से जुड़े हैं। परवेज और बशीर की निशानदेही पर सेना ने जंगलों में दबिश की। कई टेरर हाइडआउट्स सामने आए। परवेज और बशीर को गिरफ्तार करने से पहले NIA ने खच्चर वालों से पूछताछ की थी। स्थानीय घुमंतुओं से संपर्क बनाया गया और आतंकवादियों के कम्युनिकेशन का इंतजार किया गया, क्योंकि आर्मी को पता था कि कभी ना कभी ये आतंकवादी बाहर संपर्क बनाएंगे ही। जुलाई की शुरुआत में ऐसा ही हुआ और अब इस इनकाउंटर की खबर आई है। हमने आपको बताया था कि सेना को लश्कर और जैश आतंकियों के ज्वाइंट ग्रुप की जानकारी मिली थी। इस ग्रुप में 5 से 7 आतंकी हो सकते हैं। ऐसे में ऑपरेशन अभी भी जारी है। हमारी नज़र इस पर बनी हुई है। जो भी अपडेट आएंगे आप तक पहुंचाएंगे। अब रुक करते हैं संसद का। दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल बजाज फ्रीडम, आजादी आगे बढ़ने की। देश की संसद में 28 जुलाई की शुरुआत विपक्षी नेताओं के प्रोटेस्ट से हुई। बिहार SIR के मुद्दे पर विपक्षी सांसदों ने विरोध प्रदर्शन जारी रखा, जिसके चलते लोकसभा की कार्यवाही 3 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 2 बार स्थगित हुई। राज्यसभा की कार्यवाही को अंत में अगले दिन तक स्थगित कर दिया गया। वहीं लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई। सत्ता पक्ष की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खड़े हुए और 55 मिनट के भाषण में सेना के शौर्य की तारीफ की। ऑपरेशन के दौरान भारतीय जेट्स के गिरने के सवाल पर भी जवाब दिया। अध्यक्ष महोदय, यह कहते हुए मुझे एक गौरव की अनुभूति हो रही है कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम, काउंटर ड्रोन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स ने पाकिस्तान के इस हमले को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। पाकिस्तान हमारे किसी भी टारगेट को हिट नहीं कर पाया अध्यक्ष महोदय, और हमारे किसी भी इंपॉर्टेंट एसेट को नुकसान नहीं हुआ है। 10 मई की सुबह जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की मल्टीपल एयरफील्ड्स पर करारा प्रहार किया तो पाकिस्तान ने हार मान ली और हॉस्टिलिटी रोकने की उन्होंने पेशकश की। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई हम लोगों के द्वारा कि यह ऑपरेशन केवल पाज किया गया है, स्थगित किया गया है। यह ऑपरेशन समाप्त नहीं हुआ है अध्यक्ष महोदय।
अगर पाकिस्तान की ओर से भविष्य में कोई भी मिस एडवेंचर हुआ तो यह ऑपरेशन, अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, दोबारा प्रारंभ हो। विपक्ष की तरफ से मोर्चा संभाला लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता और असम की जोरहाट सीट से सांसद गौरव गोगोई ने सरकार को बुज़दिल कहा और सुरक्षा चूक पर तीखे सवाल पूछे। ट्रंप के सीज़फायर वाले दावों पर भी स्थिति साफ करने को कहा। देश के वो लोग ये भी जानना चाहते हैं कि ये जो 5 दहशतगर्दी जो आए टेररिस्ट, निश्चय इनको किसी ने पनाह दी, निश्चय इनको किसी ने जानकारी दी, निश्चय ये पूरा जो 1 घंटा का जो उन्होंने गोला बारूदी की, उसके बाद ये फरार हो गए, उनको फरार होने में भी किसी ने उनकी मदद की, और आज भी ये 100 दिन हो गए और सरकार के पास कोई जवाब नहीं। आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के पीछे नहीं छुप सकते, आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के पीछे ये केंद्र सरकार नहीं छुप सकती, क्योंकि गृह मंत्री खुद वहां पे थे कुछ ही हफ्ते पहले, खुद उन्होंने सिक्योरिटी का रिव्यू लिया कि आपके पास जानकारी नहीं थी। फिर सत्ता पक्ष की तरफ से आए जेडीयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह बोले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहने में नहीं करने में यकीन रखते हैं। आप मोदी जी को सिखा रहे हैं आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने का। आप तो आतंकवाद के खिलाफ क्या लड़ाई लड़े थे, इतना दिन देश में साहस शासन किए, आजादी के बाद से तो सबसे ज्यादा शासन आप ही लोगों ने किया है। तो आपको बताना चाहिए था कि हमने ये काम किया था, आप तो कुछ किया नहीं, तो 0 सन्नाटा है। इधर टीएमसी के वरिष्ठ सांसद कल्याण बैनर्जी ने कहा कि ट्रंप के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीना 56 से 36 इंच का हो जाता है। Why once you have not posted in the ex-handle post? No, you are incorrect, Mr. President, American President. What you have said, you are incorrect. You could not said, you could not show your courage to that extent. কি হয় বলুন তো আপনার? এই আমেরিকান প্রেসিডেন্টের সামনে দাঁড়ালে আপনার হাইটটা নেমে 5 ফুট হয়ে যায়, আর ওজনটা হয়ে চেস্টটা হয়ে যায় 56 ইঞ্চি থেকে 36 ইঞ্চি। The moment you stand in front of the American president, your height is reduced to 5 foot and your chest is reduced to 36 inch from 56 inch. Why you are so much afraid? Why are you so much afraid? Why are you so much afraid to the American president? बड़ी खबरों में इतना ही, अब बारी दिन की सुर्खियों की। पहली सुर्खी जुड़ी है बिहार में वोटर लिस्ट अपडेट को लेकर चल रहे घमासान से। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। एक याचिका में मांग हुई कि वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट को पब्लिश ना किया जाए। बिहार के 7.89 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स में से लगभग 92% का नाम इस ड्राफ्ट लिस्ट में है। इसे 1 अगस्त को पब्लिश किया जाना है। आज यानी 28 जुलाई को इस पर कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की बेंच ने सुनवाई की। बेंच ने ड्राफ्ट को पब्लिश करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, यानी कोर्ट के फैसले के बाद अब इसके 1 अगस्त को पब्लिश होने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। सीनियर वकील गोपाल शंकर नारायण याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए थे। उन्होंने रोक लगाने की मांग की थी। कहा कि ड्राफ्ट को अंतिम रूप नहीं देना चाहिए और अगर ड्राफ्ट लिस्ट 1 अगस्त को प्रकाशित हो गई तो जिन लोगों का नाम इस लिस्ट में नहीं है उन्हें परेशानी होगी। लेकिन कोर्ट ने कहा कि पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ताओं ने अस्थायी राहत की मांग नहीं की थी, इसलिए अब ऐसा नहीं किया जा सकता। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बेंच ने कहा कि आखिरकार ये ड्राफ्ट ही तो है। अगर प्रक्रिया में कोई गैरकानूनी बात पाई जाती है तो पूरी प्रक्रिया को रद्द भी किया जा सकता है। सुनवाई के दौरान मामला पहचान पत्र को भी लेकर उठा। कोर्ट ने चुनाव आयोग से सवाल किया कि आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड को मतदाता पहचान के लिए स्वीकार क्यों नहीं किया जा रहा। बेंच ने कहा कि कोई भी डॉक्यूमेंट फर्जी हो सकता है, फिर केवल आधार कार्ड और वोटर आईडी को ही लिस्ट से बाहर क्यों रखा गया। चुनाव आयोग की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी दलील दी गई कि आधार और राशन कार्ड फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए हासिल किए जा सकते हैं। साथ ही ये भी कहा गया कि राशन कार्ड में बड़े पैमाने पर समस्याएं हैं और वोटर आईडी भी पूरी तरह विश्वास नहीं है। वहीं आधार को स्वीकार किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ एक एडिशनल डॉक्यूमेंट की जरूरत है।
लेकिन कोर्ट ने इस पर सवाल उठाए। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि केवल वोटर आईडी ही क्यों, फिर तो कोई भी डॉक्यूमेंट फर्जी हो सकता है। कोर्ट ने आयोग से इन डॉक्यूमेंट को शामिल करने पर विचार करने और 29 जुलाई की सुबह 10:30 तक जवाब देने को कहा है। अब बात जस्टिस यशवंत वर्मा केस की, जिनके आधिकारिक आवास पर बेहिसाब नोटों के बंडल मिले थे। मामले की जांच पड़ताल हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की एक कमेटी बनाई थी। कमेटी ने अपनी जांच में जस्टिस वर्मा को हटाने की सिफारिश की थी। फिर इसके खिलाफ जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने सुनवाई की। जस्टिस वर्मा की तरफ से पैरवी कर रहे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल। बेंच ने पूछा कि जस्टिस वर्मा ने कमेटी की नियुक्ति के समय सवाल क्यों नहीं उठाया और कमेटी की जांच पूरी होने और रिपोर्ट सौंपने तक का इंतजार क्यों किया। जस्टिस दत्ता ने कहा, जब कमेटी बनाई गई थी तब आपने चुनौती क्यों नहीं दी? पहले भी जज ऐसी कार्यवाहियों में शामिल होने से बचते रहे हैं। कपिल सिब्बल ने जवाब दिया, ये मेरे खिलाफ नहीं माना जा सकता। सब कुछ सार्वजनिक था और मुझे लगा कि कमेटी ये पता लगाएगी कि नोट किसके थे। जस्टिस वर्मा की तरफ से एक दलील ये भी थी कि मामले पर तत्कालीन सीजीआई संजीव खन्ना ने राष्ट्रपति को सिफारिश भेजकर गलती की। इस पर कोर्ट ने पूछा, राष्ट्रपति जज की नियुक्ति करने वाली अथॉरिटी हैं, आपको क्यों लगता है कि राष्ट्रपति को सिफारिश भेजना गलत था? कपिल सिब्बल ने दलील दी कि ये कमेटी ये पता नहीं लगा सकी कि कैश किसका था। इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर रिपोर्ट के कंटेंट पर बहस करना चाहते हैं तो कोर्ट को पहले वो रिपोर्ट देखनी होगी। इसके लिए याचिका के साथ कमेटी की रिपोर्ट को अटैच करने के लिए कहा गया। सिब्बल ने इसके लिए सहमति जताई। अब मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी। अब बात यूपी के बाराबंकी की, जहां एक हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। एक दिन पहले 27 जुलाई को हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में भी भगदड़ मची थी, जिसमें 8 लोगों की जान चली गई। अब बुरी खबर आई बाराबंकी के हैदरगढ़ इलाके से, जहां अवसानेश्वर महादेव मंदिर है। सावन का तीसरा सोमवार है, लिहाजा 27 और 28 जुलाई की रात से ही मंदिर में हजारों श्रद्धालु जुटने लगे थे। वो जलाभिषेक के लिए मंदिर में पहुंचे थे कि इस दौरान भगदड़ की स्थिति बन गई। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 23 से अधिक लोग घायल हो गए। अब अचानक मची भगदड़ का असली कारण क्या था, ये पता लगाया जा रहा है। हालांकि बाराबंकी के जिला मजिस्ट्रेट शशांक त्रिपाठी की माने तो भगदड़ का कारण बिजली के तार का टूटना था। उन्होंने बताया कि कुछ बंदरों ने मंदिर के पास हाई वोल्टेज तार को नुकसान पहुंचाया। तार टूटकर टीन शेड पर गिरा, जिससे करंट फैल गया। इससे लोगों में दहशत फैल गई। वो इधर उधर भागने लगे, जिससे भगदड़ मच गई। भगदड़ से नहीं, करंट से हुई है। और मॉर्निंग में सीनियर ऑफिसर्स वहाँ गए थे, एडीजी जोन, आईजी रेंज और कमिश्नर वहाँ पर गए थे, डीएमएसएसपी थे ही वहाँ पर। एक बंदर के एक तार पर लटकने के कारण वो तार जो था ऊपर जो टीन शेड था उस पर टच करा, जिससे कि जो मंदिर का ऊपर का एरिया था, बारिश भी हो रही थी, तो उस वजह से उसमें करंट आ गया, जिसमें 2 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और बाकी लोग कुछ लोग उसमें इंजर्ड हुए थे। इंजर्ड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोक्यूशन, नॉट बिकॉज ऑफ एनी स्टैम्पीड। तो उसमें वो सभी हॉस्पिटल में गए थे। लगभग सभी लोग को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। 4-5 लोगों को भी अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है और स्थिति सामान्य है। उसके बाद से लगातार दर्शन चल रहे हैं। हालांकि एक आई विटनेस का क्लेम है कि भगदड़ का कारण तार टूटना नहीं था। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक हॉस्पिटल में एडमिट आई विटनेस ने बताया कि मंदिर में अचानक भीड़ बेकाबू हो गई थी, जिसे कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठियां चलानी पड़ी। इस दौरान मची अफरा तफरी में लोगों को चोटें आईं। हालांकि इस दावे का अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है, जांच जारी है। सीएम आदित्यनाथ ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया है, मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना जताई है। उन्होंने मृतकों के परिवार के लिए 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और घायलों के लिए मुफ्त इलाज की घोषणा की। वहीं समाजवादी पार्टी ने इस घटना को लेकर बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया। पार्टी के मीडिया सेल ने एक्स पर लिखा, यूपी में व्यवस्था के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार और लूट हावी है। धार्मिक आयोजनों का राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश होती है, लेकिन सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।